आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे यहाँ पे। और डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं, देखो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2025 और टुडे सेशन है यहाँ पे पॉलिटी का, ठीक है ना। देन देखो इसमें मैंने आपको पार्ट फर्स्ट कराया है, ओके जी। तो इसमें सेकंड पार्ट्स में जो भी चैप्टर्स बचे हुए हैं ना वो यहाँ पे फिनिश हो जाएंगे। बहुत बेहतरीन है, इस सेशन को कंटिन्यू देखना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। पूरा महामैराथन मैंने करा दिया है पार्ट फर्स्ट में। देन ये पार्ट सेकंड है जिसमें कि यहाँ पे सेकंड जिसमें कि सेकंड पार्ट में ये चैप्टर नेक्स्ट है संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, ठीक है ना। बहुत बेहतरीन तरीके से हम यहाँ पे अपनी सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे, ओके जी। चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पे। सो स्क्रीन पर आप सबके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत उम्दा बेहतरीन मस्त, कि भारतीय संविधान एक सशक्त केंद्रीकृत प्रवृत्ति वाला परिसंघात्मक संविधान है। तो यह कथन किसने कहा है? देखो भारतीय जो संविधान है एक सशक्त है। भैया भारतीय संविधान आपको खुद भी पता होना चाहिए, संविधान अपने आप में एक सशक्त है, मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, ओके, कठोर है, यहाँ पे सशक्त, सभी से जुड़ा हुआ, केंद्रीकृत प्रवृत्ति वाला एक परिसंघात्मक संविधान है। यह कथन कहा है किसने? सर आइवर जेनिंग्स ने, ठीक है जी। तो आप इसे याद रखें। नेक्स्ट है संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला जो है गया है। यह किसका कथन है? A.K. अय्यर। अब देखो संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में, अब देखो अगर हम संविधान यहाँ पे बना भी रहे हैं, ऑब्वियसली जिसने बनाया है यहाँ पे, अगर यहाँ पे वो इस तरह के रूल्स या फिर इस तरह की भैया कुछ समझ नहीं आ रहा, सारी चीज़ें गड़बड़ी सी है, तो इस तरह संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया संविधान को। यह कथन A.K. अय्यर का है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? तो क्या है? एकल कार्यपालिका। क्या है भैया? जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत जो तत्व है वो है एक यहाँ पे कार्यपालिका, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना अनन्य है। यह यहाँ पे अधिकार है राज्यसभा का। देखो एक नई अखिल भारतीय सेवा, क्या? भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना अनन्य अधिकार है। अभी देखो यहाँ पे जैसा ये केंद्र सूची है, आपकी राज्य सूची है, जैसा अगर हम सूचियों की बात करें तो 3 यहाँ पे आपकी 3 भागों में डिवाइड किए जाते हैं, राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची। तो भैया कुछ चीज़ें आपकी समवर्ती सूची में रखी गई है, कुछ चीज़ें यहाँ पे केंद्र में, कुछ चीज़ें कि यहाँ पे अगर बात करें राज्य सूची में रखी गई है, ठीक है। तो भैया भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति कर सकता है, तो यह यहाँ पे राज्यसभा, राज्य सरकार। शिक्षा एक विधि, देखो शिक्षा के बारे में, तो शिक्षा एक विधि विषय के रूप में सम्मिलित है। फिर शिक्षा के ही बारे में अगर पूछे तो शिक्षा क्या है? एक समवर्ती सूची का आधार है। क्यों है कि इसमें देखो यहाँ पे केंद्र भी, अगर बात करें केंद्र भी राज्य दोनों यहाँ पर इसमें फेरबदल कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इसलिए यहाँ पे समवर्ती सूची होगा। केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है, ये आपका 7वीं अनुसूची में है, ठीक है। केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा ये 7वीं अनुसूची में है। आपको पता है 12 क्या है? अनुसूची है, याद होनी चाहिए। पहली अनुसूची में क्या है, दूसरी अनुसूची में क्या है, सारी चीज़ें आपको, ओके। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का वह भाग और अध्याय जो संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है, तो ये भाग 11 है और अध्याय क्या है इसका? 1 है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 22 भाग है, ठीक है। चलो भारतीय संविधान का वह भाग और अध्याय जो संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में, भाग 11 और अध्याय 1 है। अच्छा यह कथन किसका है? कि राज्य संघ के सामंत यानी कि मातहत नहीं है। देखो राज्य संघ के सामंत मातहत नहीं है राज्य, ओके। तो भैया ये यहाँ पे B.R. अम्बेडकर जी का क्या है? एक कथन है, याद रखें। मोस्टली बिना अनुमति संसद से 60 दिन अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को घोषित किया जा सकता है क्या? अयोग्य। देखो बिना अनुमति संसद से 60 दिन, अगर भैया संसद, अगर आप संसद में हैं, ठीक है, और संसद में अगर आप 60 दिन तक बिना किसी अनुमति के, आपने ना तो यहाँ पे कुछ जो है आदेश वगैरह या फिर किसी से ना पूछा है, नहीं यहाँ पे कुछ अपना पत्र लिखा है, आखिर आप 60 दिन के लिए क्यों जा रहे हैं, या फिर 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, ओबियसली इस तरह, ठीक है। तो भैया अगर आपको कुछ भी वर्क होता है तो जैसे कि आपको पता है कि जैसा हम स्कूल्स में पढ़ते हैं, ठीक है, स्कूल में पढ़ते तो कहते हैं ना कि भैया एप्लीकेशन लिखनी है अगर आपको कुछ भी हुआ है, फीवर है या फिर खांसी जुकाम या फिर कहीं जाना है, ओके, कुछ भी है आपको, आपकी फैमिली में कुछ हुआ है, ठीक है, तो आपको एप्लीकेशन लिखनी होती है ना कि हम कल नहीं आ पाएंगे।
तो इस तरह अगर बिना अनुमति के संसद से 60 दिन तक कोई अनुपस्थित रहता है तो वह अयोग्य घोषित किया जाएगा, और जो योग्य व्यक्ति है वो ऐसा करेगा नहीं, ये भी बात क्लियर है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति से। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकते हैं बिना किसी राज्य की सहमति से। ठीक है, अब देखो 28 राज्य हैं, अगर संसद को कुछ भी किसी भी स्टेट में या फिर कुछ भी जो भी लेवल उसे करना है कि हाँ ये नहीं है इस तरह से, ओके, सारी चीज़ें फाइनली, तो यह है यहाँ पे बिना किसी राज्य की सहमति से यहाँ पर कर सकते हैं। अभी देखो वो चैप्टर्स फिनिश हुआ, देन नेक्स्ट चैप्टर है न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। बहुत बेहतरीन, मस्त एकदम। जी हाँ, ओके, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में बेहतरीन तरीके से हम यहाँ पे सारे क्वेश्चन जो बनेंगे वन लाइनर देखते हैं। कहाँ है, मैंने एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आपको बस शिद्दत से यहाँ पे और साथ में बने रहना है। ठीक है, सारे मैं यहाँ पे कराऊंगी आपको। लाभ का पद शब्द परिभाषित किया गया है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। लाभ का पद ये जो शब्द है यह है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था कब? देखो जो संघीय न्यायालय कब स्थापित किया गया था? 1937 में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करता है। अब आप कहेंगे कि मैम आप पढ़ा रहे हैं, आंसर क्वेश्चन और आंसर ही बता रहे हैं, क्योंकि टाइम भी कम है और मैंने बहुत अच्छे से चिल्ला के बढ़िया बहुत मेहनत की हुई है। मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें कि 70 से भी अब यहाँ पे अगर बात करें वीडियोज़ है जिसमें मैंने यहाँ पे ये थ्योरी अब से भी 2-3 मंथ पहले आपको करा दी है। सर्वोच्च न्यायालय जितने भी यहाँ पर ये चैप्टर्स हैं इनके, ठीक है, बढ़िया तरीके से समझा के। अब ओनली यहाँ पे मैं क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है, यह आपका किया जाता है संसद के द्वारा। अगर आपको बेस्ट तरीके से उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय इन सबकी थ्योरी पढ़नी है, सारी चीज़ें, तो आप प्लेलिस्ट में चेक करें, थ्योरी की ऐसे प्लेलिस्ट बनी हुई है, फटाफट सारी वीडियो को देख लें। केंद्र और राज्यों के विवादों का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह है यहाँ पे प्रारंभिक क्षेत्र। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया, यह है केशवानंद भारती 1973 में। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट भैया, नेक्स्ट अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार भैया किसके पास है? देखो अपने निर्णय को परिवर्तित करने का, ओके जी, यह है सर्वोच्च न्यायालय के पास। भारत में संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत है क्या? न्यायिक व्याख्या। जनहित याचिका की शुरुआत की गई है भैया न्यायिक पहल के थ्रू आपकी। ठीक है जी, चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन पर बेहतरीन मस्त यहाँ पे सेशन है। ओके जी, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है, यह है आपकी किससे है? जनहित याचिका से संबंधित है। उच्चतम न्यायालय मूलभूत अधिकारों के अनुपालन के लिए जारी कर सकता है 5 रिट याचिकाएं। देखो 5 रिट जो आपकी होती हैं वो जारी की जाती है, ठीक है, आपको पता है। तो यह उच्चतम न्यायालय मूलभूत अधिकारों के अनुपालन के लिए जारी की जा सकते हैं यहाँ पे 5 रिट आपके। न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है क्या? उत्प्रेक्षण आपकी यहाँ पे रिट। ओके, 5 रिट कौन कौन सी है फटाफट आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को अपने दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे क्या कहते हैं भैया? उसे परमादेश कहते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते यह आपके यहाँ पे पारित किए जाते हैं भारत की संचित निधि के आधार पर। उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीशों के वेतन और जो भत्ते हैं किसके द्वारा पारित किए जाते हैं? हाई कोर्ट का, ठीक है, उच्चतम न्यायालय। तो ये यहाँ पर आपके भारत की संचित निधि से इसके थ्रू यहाँ पे आयोजित किए जाते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की जाती है संसदीय अधिनियम के थ्रू आपके। ठीक है जी, ओके। ऑब्वियसली आगे नेक्स्ट यहाँ पे स्क्रीन पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन बड़े ज़बरदस्त है, कंटेंट में कोई भी आपका इश्यूज नहीं होगा। ठीक है जी, उच्च न्यायालय में अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है, परंतु ऐसी नियुक्ति की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होगी। देखो उच्च न्यायालय के अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है, परंतु यह नियुक्ति 2 साल से ऊपर नहीं होगी। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं इसके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत।
ठीक है, संविधान की व्याख्या से संबंधित, संविधान से रिलेटेड जो भी यहाँ पे आपके क्वेश्चंस हैं, देन जो भी संदर्भ है, जो भी विचार है आपके, जो भी विवाद है, वो सर्वोच्च न्यायालय के पास ला सकते हैं आप इसके जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है उसके अंतर्गत। वह न्यायालय जिसमें एक तथार्थ न्यायाधीश नियुक्ति करने का प्रावधान है वो है भैया कहाँ पर, सर्वोच्च न्यायालय के पास में। ठीक है जी, आगे बढ़े भैया। नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान का संरक्षक तथा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षक है कौन, न्यायपालिका। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद बताना है जिसमें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है। केंद्र शासित प्रदेश आपके, ठीक है जी, कितने भैया, 8 है। ओके, तो उसके लिए उच्च न्यायालय जो है 8 यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश है, उच्च न्यायालय का प्रावधान है अनुच्छेद 241 में। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है, वर्तमान में भारत में बात कर रहे हैं 25। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्क्रीन पर हमारा सबसे अधिक बेंच है गुवाहाटी उच्च न्यायालय की, आपकी सबसे अधिक बेंच गुवाहाटी उच्च न्यायालय की है। बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई थी। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, 1861 में इसकी स्थापना हुई थी। बहुत बेहतरीन हुंदा क्वेश्चन है, मस्त। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज की पेंशन दी जाती है भारत की संचित निधि से। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय जारी कर सकता है बंदी, प्रत्यक्षीकरण, रिट। यहाँ पे फटाफट इनको रट लीजिए, इतना टाइम आपके पास नहीं है। ओके, जिसने मेरी स्टार्टिंग से मैराथन क्लास देखी हुई है उन्हें सारे कंसेप्ट सब चीज़ें यहाँ पे क्लियर है। ओके, और अब यहाँ पर ओनली वो प्रैक्टिस यहाँ पे कर रहे हैं। जी हाँ, चलो भैया, राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है, किसके पास नहीं है, परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। एक याचिका जो अधीनस्थ न्यायालय की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है, उत्प्रेक्षण। यहाँ पे प्रशासकीय प्राधिकरण अधिनियम 1985 के अंतर्गत राज्य प्रशासकीय प्राधिकरण का गठन कर सकती है कौन भैया, यहाँ पे संसद कर सकती है। कौन कर सकती है भैया, यहाँ पे संसद आपकी कर सकती है। ठीक है जी, चलो अच्छा, मेयर का कार्यकाल, मेयर हम किसे कहते हैं, जैसे कि आपका गांव में जो ग्राम प्रधान होते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे भैया जो सिटी होती है, बड़े बड़े शहर होते हैं, नगर होते हैं, वहाँ पर इसको मेयर कहा जाता है। मेयर का कार्यकाल भी 5 साल का होता है। राष्ट्रीय विस्तार सेवा किससे संबंधित है, विकास खंड से। किसी राज्य में जो है नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए सक्षम है संबंधित राज्य का राज्यपाल। पटवारियों, लेखपालों के कार्य की देखभाल कौन करता है भैया, तहसीलदार करता है। कौन करता है भैया, तहसीलदार करता है। बहुत बढ़िया है। ठीक है जी, आगे बढ़े। नेक्स्ट स्क्रीन पर हमारा भू अभिलेखन रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो पटवारी होता है। कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के असंतुष्ट हुआ है, जो अपील प्रणाली के अनुसार वह न्याय जिसमें अपील कर सकता है उच्च न्यायालय में। देखो, कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसला, वो जो जिले का जो जज है उसके पास गया, लेकिन उसने कुछ स्पष्ट उसका निर्णय नहीं सुना, ना उसके विचार रखे, ना ही उसके विचारों को समझा, तो फिर ये व्यक्ति यहाँ पे अपनी अपील लेके किसके पास जा सकता है, उच्च न्यायालय के पास जा सकता है। जिला प्रशासन का मुखिया कौन होता है, डीएम होता है। बहुत बढ़िया, डीएम। ठीक है, बताओ किसका सपना है डीएम बनना। चलिए जी, आगे बढ़े। नेक्स्ट है जिलाधिकारी कौन होता है, भारतीय प्रशासनिक अधिकारी, जिसे हम आईएएस कहते हैं, वो जिलाधिकारी होता है। जिलाधिकारी जिले का शासन चलाता है कौन, जिले के समस्त अधिकारियों की सहायता से। जिले में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करते हैं कौन, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी करते हैं आपकी। ठीक है जी, जिले में परिवार कल्याण के कार्य कौन करवाता है, तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी करवाता है। जिले में माध्यमिक विद्यालयों की व्यवस्था देखभाल कौन करता है, जिला विद्यालय निरीक्षक करता है। जिला न्यायालय का प्रमुख कौन होता है, जिला न्यायाधीश होता है। भारत में जिला प्रशासन की व्यवस्था में कलेक्टर का पद किस वर्ष सृजित यहाँ पे किया गया था। अब ये आपका जिला प्रशासन वाला चल गया है। ठीक है, 1772 ये चैप्टर जिला प्रशासन वाला आपका स्टार्ट हो गया है, वो डालना याद नहीं रहा था। जिला प्रशासन, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय फिनिश हो चुका है, जिला प्रशासन वाला चैप्टर यहाँ पे आपका स्टार्ट हो गया है। जिला स्तर पर राज्य सरकार की आँख, कान और भाव को, ठीक है, कौन कार्य करता है, जिलाधिकारी। जिला स्तर पर राज्य सरकार की आँख, कान और भाव यानी कि उसकी देखभाल, ठीक है जी, जिलाधिकारी। जिलाधीश को संस्थागत जो है करिश्मा कहा है, किसने, रजनी कोठारी ने।
भारत में जिला कलेक्टर का पद कौन सर्जित करता है? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, भारत में जिला कलेक्टर का पद सर्जित किया गया था वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा, कि जिला कलेक्टर भी को ही है। ठीक है जी। नेक्स्ट है स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं। बहुत बेहतरीन है, बताइए फटाफट, क्या एक भी चैप्टर्स आपका यूपी SSSC पैट सेशन से बाहर है? नहीं ना, होगा भी नहीं। चलो, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस ये कब मनाया जाता है भैया? तो यह 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भैया? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। भारतीय संविधान की 11वीं सूची में कितने विषय हैं भैया? 29 विषय हैं। कितने विषय? 29। जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना उद्देश्य है किसका? पंचायती राज का। पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण का अधिकार है, यानी कि आधार है लिंग और जाति। ठीक है जी। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बहुत बेहतरीन मस्त होना, ग्राम पंचायतों के द्वारा लगाया जाने वाला जो कर है वो है स्थानीय मेलों का कर आपका, जो कि बेटा ग्राम पंचायतों द्वारा लगाए जाने वाला कर है। जैसे कि अभी देखो मेले स्टार्ट हो चुके हैं, ओके जी, और वैसे भी लगाते हैं। देन यहाँ पे ग्राम पंचायत द्वारा लगाए जाने वाले मेलों का जो कर होता है, स्थानीय मेलों पर कर, वो ये लेते हैं। ठीक है, ग्राम पंचायतों की आय का साधन क्या नहीं है? कृषि आय पर कर ये नहीं है। पंचायती राज सबसे पहले कहाँ पे आरंभ किया गया था? राजस्थान में किया गया था। बहुत बढ़िया, मस्त हूँदा। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पंचायती राज प्रणाली स्थानीय स्वशासन। जो स्थानीय स्वशासन है ये क्या है बेटा जी? पंचायती राज प्रणाली है। ओके भैया, आगे बढ़े। प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, तो ये पंचायत समिति के सदस्य किए जाते हैं। संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव करने का निर्णय किया जाता है राज्य सरकार के थ्रू। पंचायतों की संरचना के संबंध में उपबंध करने को अधिकृत है राज्य का विधानमंडल। फटाफट रट लो, ये PDF आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है भैया। नेक्स्ट है पंचायतों की संरचना के संबंध में उपबंध करने को अधिकृत है राज्य का विधानमंडल। पंचायतों और नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में प्राविधान किया गया 1993 में। स्थानीय स्तर पर स्वशासन की एवं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण एक व्यवस्था है पंचायती राज की। ठीक है भैया, आगे बढ़े। नेक्स्ट है जिस समिति की संस्तुति पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया था उसके अध्यक्ष से कौन? बलवंत राय मेहता थे। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति की गई थी LM सिंघवी कमेटी के द्वारा। पंचायती राज संस्था से संबंधित क्या नहीं है? PVN राव समिति। ठीक है, चलो आगे भैया। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए संस्तुति की थी आपकी, ये 2 स्तर पंचायती राज व्यवस्था की थी। भारतीय संविधान का जो 73वां संशोधन हुआ था, इसमें क्या सम्मिलित है? जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। उत्तर प्रदेश में जिला योजना में क्या सम्मिलित किया जाता है भैया? नगर पंचायत को सम्मिलित किया जाता है उत्तर प्रदेश में जिला योजना में। ये क्वेश्चन तो यूपी SSSC पैट के लिए रामबाण क्वेश्चन है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। ओके, और देखो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? कुल स्थानों का 1/3 मान के चलिए। कितना भैया? 1/3 मान के चलिए कुल स्थानों का। महिलाओं के लिए स्थानों के 33% आरक्षण का संवैधानिक जो प्रावधान है इस समय लागू है स्थानीय निकायों में। पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने एवं सजा देने का अधिकार है। बिहार, देखो पंचायती राज व्यवस्था जो बिहार में अगर बात करते हैं तो भैया यहाँ पे न्याय पंचायत को किसी को भी बंदी बनाए जाने की और सजा देने का अधिकार है। देखो तो, ठीक है, वो है बिहार राज्य में। चलिए नेक्स्ट, भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से। अब देखो आपको पता है कि यहाँ पे अगर जो जिला पंचायत कौन बना है या फिर ग्राम प्रधान मेयर, तो इन सब का जो कार्यकाल होता है मिनिमम 5 ईयर ही होता है। और जब से वो यहाँ पे कि आज बन गया है तो उसी से स्टार्ट हो जाता है, उसी दिन से। पंचायत निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाएगा, राज्य के राज्यपाल के द्वारा यह किया जाएगा। पंचायत के विघटन के उपरांत वह अवधि जो नए चुनाव संपन्न कराने हेतु सही है 6 महीने के अंदर ही। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट है
पंचायती राज किस विशिष्ट सिद्धांत पर फंक्शन सेटअप आयोजित कर सकता है और उसे क्या कहते हैं, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो ग्राम पंचायतों से संबंधित है, अनुच्छेद 40 भैया, यह ग्राम पंचायतों से संबंधित है, भारत के संविधान संशोधन। ठीक है, बात करते हैं इसमें। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम बॉस्टर क्वेश्चन है मिक्सचर वाले, बेहतरीन मस्त, फटाफट वॉच कर लीजिए इनको भी। ओके चलो, ये एक्स्ट्रा है। धन की निकासी का सिद्धांत प्रतिपादित किया था दादा भाई नौरोजी ने। गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन को प्रमाणित किया था गुरु गोविंद सिंह ने। स्थायी बंदोबस्त सबसे पहले शुरुआत इसकी की थी बंगाल और बिहार में। ओके भैया, चलिए भैया नेक्स्ट डे आगे बढ़ते हैं। दिल्ली की बहुत ही फेमस जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? तो किसने बनवाई थी भैया? शाहजहां ने। उत्तर प्रदेश के एक शहर में ऐतिहासिक स्मारक जैसे बड़ा इमाम बाड़ा और छोटा इमाम बाड़ा कहाँ पर है? लखनऊ में है। भारत की स्वतंत्रता के समय रियायतें यानी कि आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त मौजूद थी 565 आपकी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों के लिए शस्त्र निषेध जो अधिनियम पारित किया गया वर्ष 1878 में। कब? 1878 में किया गया था। ओके, दिसंबर 1885 में देश भर में 72 प्रतिनिधियों के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी मुंबई में। ब्रिटिश भारत की पहली पूर्ण आधुनिक समकालीन जनगणना आयोजित की गई थी 1881 में। क्वेश्चन सारे टॉप लेवल के हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ध्यान से अच्छे से मस्त तरीके से पढ़ लीजिए। ओके जी, नेक्स्ट है महोदयपुरम के चेर साम्राज्य में बोली जाने वाली संभावित जो भाषा थी कौन सी थी? मलयालम। वर्ष 1910 में मध्य भारत में विद्रोह शुरू हुआ था, बस्तर विद्रोह। 1919 में गांधी जी ने किस अधिनियम के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया? जिस अधिनियम ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया और पुलिस शक्तियों को मजबूत किया था। यह है आपका कौन सा एक्ट? यहाँ पे रोलेट एक्ट। ओके जी, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है कहा कि रानी अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों के खिलाफ 4000 की सेना खड़ी की और नेतृत्व किया, जिन्होंने उसके राज्य के प्रशासन को अधिकार में ले लिया था। ये है क्या? रामगढ़। नागानंद पुस्तक के लेखक कौन थे? राजा हर्षवर्धन। शिलालेख से संबंधित शासक है कौन? अशोक। यहाँ पे कर्नाटक संगीत शैली की त्रिमूर्ति कहा जाता है त्यागराज को, और यहाँ पे जो है स्वामी दीक्षितार को और भैया श्याम शास्त्री को। ठीक है, ये है मुथु स्वामी। देखो तो कैसे कैसे नाम है। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छे हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव स्वीकार किया था वर्धा में। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला उपदेश था ये धर्मचक्र परिवर्तन। ये एग्जाम पोस्टर यानी कि मिक्सचर क्वेश्चन है ऑल सब्जेक्ट्स के। 1985 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष चुने जाने वाले जो राष्ट्रीय नेता थे विठल भाई पटेल थे। ठीक है जी, चलिए भैया आगे ही कुछ ही क्वेश्चन बचे हुए हैं, फिर नेक्स्ट आगे हम लेके आएंगे आपका साइंस का महामैराथन। ओके चलो, चोल काल में मंदिर के लिए उपहार में दी गई भूमि को क्या कहते हैं? तिरुनामटुकम्नी कहते हैं। गोल गुब्बज अवस्थित है कर्नाटक के बीजापुर में। अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे भैया? आपके विशाख दत्त थे। ठीक है जी, आगे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेलुकस निकेटर के राजदूत के रूप में कौन आया था भैया? मेगास्थनीज आया था। बहुत अच्छे से थ्योरी में पढ़ाए हुए हैं। मुगल कालीन दरबारी वृत्तांत किस भाषा में लिखी गई थी भैया? जो मुगल कालीन दरबारी जो यहाँ पे वृत्तांत है ये है आपकी तुर्की भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, सूफी शिक्षक जो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जो मृत्यु है वो कब हुई थी? वर्ष 1235 में। एशिया का सबसे बड़ा ब्रह्म मंदिर कौन सा है भैया? अजमेर है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। दिलवाड़ा में कितने जैन मंदिर है भैया? दिलवाड़ा में कितने जैन मंदिर है? और दिलवाड़ा फेमस है जैन मंदिर के लिए 5 है। राजा नागभट्ट द्वितीय का जो संबंध है वो प्रतिहार राजवंश है। 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने किसके खिलाफ गुजरात के एक तालुका बारदोली में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? करों में वृद्धि। ठीक है जी, चलिए आगे नेक्स्ट है भैया। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया तो उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? बेहतरीन क्वेश्चन है, हुंदा एकदम लड्डू क्वेश्चंस। ठीक है, तो फटाफट बताएंगे। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया था उस समय
ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में एक बैठक में की गई थी, यह 1928 में। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा प्रमुख आंदोलन शुरू करने का फैसला किया, जो अगस्त में शुरू हुआ था। तीसरा कौन सा था? वो भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ठीक है, चलिए। गंगा की विक्टर के नाम से बहुत फेमस चोल शासक कौन था? राजेंद्र चोल प्रथम। गुरुदेव के नाम से फेमस कवि रविंद्रनाथ टैगोर गुरुदेव के नाम से फेमस कवि थे। सिक्किम किस देश के साथ सीमा साझा करता है? भूटान। ये तो मैंने यहाँ पर आपकी थ्योरी नहीं ट्रिक से भी पढ़ाया हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? सहारा है। चलिए भैया, तो यहाँ पे पॉलिटी का जो हमारा महामैराथन पार्ट सेकंड था वो फिनिश हुआ। हुंदा मस्त क्लासेस आपको लगी होगी, आई होप। सो प्लीज़ आप बताएंगे क्लासेस आपको कैसे लगी है। आई होप बेस्ट लगी होगी, मस्त यहाँ पे। ठीक है, और ये क्लास भी मेरी है। देखो, भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र संस्थान। अब परीक्षा में ये पर्सन मत छोड़ना, ठीक? याद करने की नई तकनीक दोहराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी। इस वीडियो को देख लो, एक बाद में सारी चीज़ें याद हो जाएगी। इसका भी सेकंड पार्ट आज आपके सामने आएगा। ठीक है, अब यहीं पे लास्ट क्वेरी तो आपको बताइए हमारी यही रहती है, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब की। सो सेशन अच्छा लगता है, मस्त लगता है, ऑब्वियसली आप सेशन को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अब यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम। सभी फ्रेंड्स बेस्ट तरीके से अच्छी प्रिपरेशन करते रहे। मैराथन क्लासेस यहाँ पे चल रही है, जिसमें कि ओनली फोकस हमारे क्वेश्चन आंसर पर ही है। इससे पहले अगर बात करें, मैंने थ्योरी क्लासेस यहाँ पे बहुत अच्छे चिल्ला के बढ़िया एक एक पॉइंट्स को समझा के 3 महीने पहले ही कराई हुई है। प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें 73 से भी ज़्यादा यानी कि 100 ही वीडियो हो चुकी होंगी, उसे वॉच कर लीजिए, बहुत बेहतरीन है। अगर अभी भी कर सकते हैं तो वैसे तो बहुत कम समय है। ठीक है, अभी ये मैराथन लगा लीजिए, बहुत बेस्ट है। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो फटाफट टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप जो है ज्वाइन हो सकते हैं। अब यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।